नेचुरल मेडिसिन डॉक्टरी अद्वियात से मुख्तलिफ होती है। हमारी जो नेचुरल मेडिसिन की हिस्ट्री है वो 4000 ईयर्स बैक है। एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सट्रैक्शन में चल गई है, लेकिन जो नेचुरल मेडिसिन हैं इन्होंने अपना जो फोकस है वो सेम रखा। लोग ये कहते हैं कि देसी या नेचुरल इलाज जो है ये आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। किसी एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो अपनी खुराक के अंदर नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, वो नमक अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर लेवल को बढ़ा देता है। शुगर और बीपी या कोलेस्ट्रॉल भी, ये तीनों कहीं ना कहीं लिंक की होती हैं। ये चीज़ें ये दायमी मर्ज कहलाते हैं। हमारी खुराक इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाती है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ऑयल का इस्तेमाल है उसको कम करें, देसी घी इस्तेमाल करें। जाली और असली हकीम जो है इसका भी फ़र्क पता लग सकता है। हम खुद चाहते हैं कि हमारे जो मुस्तनिद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सामने आए। मोटापे की या वज़न की बात करते हैं, ये बहुत कॉमन इशू है। अपनी रूटीन जो है वो हम सेट नहीं करते, अपनी एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी एक्सर्शन नहीं करते। ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो फैट की लेयर्स आना शुरू हो जाती हैं जिसको हम फैटी लिवर भी कहते हैं। जब शुगर लेवल हाई होता है तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाती है। माइग्रेन भी बड़ा कॉमन इशू है, इसका भी कोई हमें कोई देसी नुस्खा बता दें। जो न्यूरॉन्स की जो कंजेशन है वो भी एक इसकी रीज़न बनती है। वलेरियन रूट्स या उसको बालछट भी कहते हैं। हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्सिंग मूड के अंदर आती है। अकेला अश्वगंधा अंदर रहने के बजाय इसका जो कम्बिनेशन है, इसकी जो फार्मूलेशन है, उसके साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्या शुगर के मरीज को रोज़ा रखना चाहिए? वो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे इफ्तार के प्लेट में ज़रूर होनी चाहिए? तारीख के अंदर अमरूद जो है वो मैं उसको टॉप रेटेड करता हूँ। कुछ ऑर्डर भी हमें बता दें कि किस ऑर्डर में हमें खाना है। तारीख जो है वो खजूर से करनी चाहिए। एक गिलास जो है वो नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक पोर्शन जो है वो अपने सैलड का रखना है। फ्रूट चाट बहुत अच्छी है जिसमें एज सच जो फल हैं वो पीसेस करके रखें। चना चाट बहुत अच्छी है। सहरी छोड़ना क्या ये वाकई वजन को कम करता है? बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रेक डाउन होता है, हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्स कर रही होती है। जो लोग हैवी सहरी करते हैं, लाहौरी नाश्ता करेंगे, हलवा पूरी खाएंगे, इसकी वजह से फिर सीने में जलन होती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट फायजा इमदाद और जैसा कि हम आपको बताते हैं पुरसुकून सेहत के राज। व्यूअर्स, अक्सर आप ये सुनते हैं कि ये देसी नुस्खा है, नुकसान नहीं करेगा। तो क्या वाकई हर देसी चीज़ महफूज होती है? आज हम इस गलत फहमी का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या सोशल मीडिया पर चलने वाले तमाम नुस्खे कारामद होते हैं या किसी भी देसी इलाज से पहले आपको अपनी बीमारी और अपनी तबीयत के मिजाज को समझने की भी ज़रूरत होती है? तो आज हमारे साथ मौजूद है हकीम अब्दुल रहमान साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और इन सब सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं जो कि आपके ज़हनों में भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हकीम साहब, क्या कहा जाए आपको? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बेसिकली हकीम कहलाना ज़्यादा पसंद है अच्छा। क्योंकि मेरी जो बेसिक फील्ड है वो हिकमत की है, लेकिन मैंने उसके बाद जो है वो डॉक्टरेट की है न्यूट्रिशन में, इसलिए मैं नाम के साथ डॉक्टर भी लिखता हूँ, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है वो हिकमत है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे सुनकर हैरानी हुई कि आप हिकमत भी करते हैं और आप साथ में आप मेडिसिन को भी जानते हैं। तो फिर आज का पॉडकास्ट तो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने इसी चीज़ का पोस्टमार्टम करना है। हमने ये जानना है कि नेचुरल मेडिसिन और अब जो एलोपैथिक मेडिसिन है इनका क्या फ़र्क है और कौन सा चीज़ जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो हकीम साहब, नेचुरल मेडिसिन ये किस तरह जो डॉक्टरी अद्वियात हैं, एलोपैथिक की हम बात करें, उनसे मुख्तलिफ होती हैं और ये क्यों कहा जाता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं होते? क्योंकि ये तो आम तासुर है कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, कोई नुकसान भी है। देखिए, इसके लिए ना हमें पहले इसकी जो बेसिस है उसको देखने की ज़रूरत है। एक केमिस्ट्री है जो नेचर की केमिस्ट्री है। बिल्कुल। अगर हम एक सेब देखते हैं, एप्पल, उसकी एक नेचर ने केमिस्ट्री डिज़ाइन कर दी हुई है। बेशक। उसके अंदर कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन हैं, कितना फाइबर कंटेंट हैं, कितने मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के मुताबिक अप्रोप्रिएट हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारी बॉडी के अंदर उसके एग्जैक्टली जो है एंजाइम्स मौजूद हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी में, वो फिर हमारी बॉडी का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब जिस वक्त हम जो डॉक्टरी मेडिसिन या आप इन द सेंस आप कह लें कि जो इंग्लिश मेडिसिन हैं, जब जी। हम वो इस्तेमाल करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक किसी कंपाउंड के ऊपर बेस करती हैं। ओके, फार्मूला होता है कोई? और वो फार्मूला होता है। ठीक है। और वो जो कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स जिस वक्त बॉडी में जाते हैं, आल्दो उसकी जो डोज है वो एडजस्टेड होती है, उसको अप्रोप्रिएटली दिया जाता है। और वो भी एक पूरी एक साइंस है जिसकी वजह से एक
इफेक्टिवनेस मिलता है। यस। बट बहुत से केसेस के अंदर ये होता है कि हमें कुछ अर्से के बाद जाके पता चलता है कि ये इसका एक इफेक्ट था, लेकिन साथ में इसने एक ये साइड इफेक्ट भी साइड इफेक्ट भी छोड़ वो दिया। भी छोड़ दिया। हम्म। कॉमन एग्जांपल है जो हम एस्पिरिन, एनसेड्स इस्तेमाल करते हैं, ब्रूफेन इस्तेमाल करते हैं, वो जाके हमारे जो स्टमक के एंजाइम्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छा। को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए जहाँ पे हम उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ले रहे होते हैं, वहाँ पे साथ ही हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी जो जन्म ले रहे नेगेटिव होते हैं। इफेक्ट्स भी मिल रहे होते हैं। अच्छा अब्दुलरहमान साहब, हम इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के बैकग्राउंड से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेचुरल मेडिसिन ये किस तरह एलोपैथिक मेडिसिन से डिफरेंट है, और ये क्यों कहा जाता है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते? क्योंकि आम तासुर तो ये होता है कि अगर कोई चीज़ है उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स तो मेडिसिन पर खुद भी मेंशन होते हैं, लेकिन ये जो देसी नुस्खे होते हैं इनके कोई साइड इफेक्ट बताए नहीं जाते, तो इसके बारे में बताएं। हमारी जो नेचुरल मेडिसिन की हिस्ट्री है वो 4000 ईयर्स बैक है, ठीक है। और चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, नेचुरल मेडिसिन हो, दोनों की बेस सेम है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन जो है वो आती गई, तो एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सट्रैक्शन में चली गई और देन फिर सिंथेटिक मेडिसिन में आ गई। अच्छा। लेकिन जो नेचुरल मेडिसिन हैं इन्होंने अपना जो फोकस है वो सेम रखा कि हमने जो है वो ऑर्गेनिक और नेचुरल सोर्स से बाहर नहीं जाना। ठीक हो गया। इसलिए ज़्यादा जो फोकस है वो यही रहा कि हम जितना भी नेचुरल मेडिसिन को या नेचुरल सब्सटेंसेस को हम यूज़ करें अपनी बॉडी के लिए, जो अप्रोप्रिएट हैं, जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन हैं, मेडिसिन प्लांट्स हैं, फूड हैं, इनको हम कंज्यूम करें और सही। अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी करें। हम्म। और इस को जो एविडेंस बेस बनाया वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे लोग इसको इस्तेमाल करते चले गए, वैसे वैसे लोगों को पता चलता गया कि ऑथेंटिक होती गई ये वो चीज़। ऑथेंटिक होती चली गई। तो एक चीज़ जिसकी ऑथेंटिसिटी 4000 साल से मेंटेन्ड है और हर वक्त उसके अंदर एक नई चीज़ एक डेवलप हो रही है, तो कैसे हम जो है वो दूसरी सिंथेटिक मेडिसिन, आल्दो उनकी अपनी एक इफ़ेक्टिवनेस होती है, बट एक एट अ सर्टेन लेवल पे जाके आपको भी पता है कि जब कोई एंटीबायोटिक्स का कोई कोर्स करते हैं या कुछ स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो ये इसको हम क्या कहें, ये जानबूझकर हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट की गई, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 4000 साल पुरानी हमारी नेचुरल मेडिसिन की हिस्ट्री है, लोगों ने बारहा तजुर्बात किए, एक्सपीरियंस किए, उसके बुनियाद पर ये ऑथेंटिक हुई। तो अब इसमें ये इंग्लिश मेडिसिन या एलोपैथी कह लें इसको या सिंथेटिक मेडिसिन कह लें, ये जानबूझकर इनकॉर्पोरेट की गई। इसका ज़रा कंपैरिजन करके बताएं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता और सिर्फ हिंट दूंगा कि एक रॉकरफेलर जो है एक फैमिली थी, अच्छा। उन्होंने जानबूझ के जो है एलोपैथिक मेडिसिन को प्रमोट किया और नेचुरल मेडिसिन को जो है वो स्नब किया गया अच्छा। इन यूरोप इन अमेरिका। बट वो एक सेपरेट एक चीज़ है। हम जस्ट ये कहते हैं कि वो एक उस वक्त की एक ज़रूरत थी कि मेडिसिन इवॉल्व हों, लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल बेस पे बने, लेकिन अच्छा। उस बेस को छोड़ के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉस्ट जो है उसके ऊपर चले गए और रिसर्च बेस पे चले गए, ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए। उसका हमें एडवांटेज है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो ये है कि वो नेचुरल से हट गए। उन्होंने सिंथेटिकली मेडिसिन को, बायोएक्टिव कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना शुरू किया, जिसको हमारी बॉडी जो है बाज़ औक़ात कोप अप नहीं कर पाती और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है। इसी तरह नेचुरल मेडिसिन भी जो है वो भी अपने कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट रखती है। अच्छा। लेकिन इसमें एक जो मुस्तनिद और एक्सपर्ट फिजिशियन का होना ज़रूरी है, ताकि वो ये बता सके कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुलट्ठी बहुत कॉमन सी चीज़ है और हर पर्सन इसको इस्तेमाल भी कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे। बट उसकी एक अप्रोप्रिएट मिकदार वो ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट कंडीशन ज़रूरी है, किसके लिए इस्तेमाल हो रही किसके है। लिए इस्तेमाल करनी है। अगर कोई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट उसको इस्तेमाल करता है तो उसका ब्लड प्रेशर उससे बढ़ सकता है। तो ये एक जो क्वेश्चन है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ताकि यानी नेचुरल मेडिसिन में जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं वो बेसिकली उसके गलत इस्तेमाल के बुनियाद पर गलत इस्तेमाल पे बेसिकली एक जो नॉलेज है किसी भी चीज़ का वो बहुत ज़्यादा इसीलिए तो ज़रूरी कहते है। हैं कि नीम हकीम खतरा जान। बिल्कुल। तो आप सही वाले हकीम हैं, नीम हकीम तो नहीं। जो हिकमत है ना, इसका मतलब ही अक्ल, शऊर और दानाई का नाम है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और जो हिकमत है ये हमारी मिरास है और इसको हम लेके चलते हैं।
हम ठीक है। जो एक यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर अब एक कोर्स डिग्री लेवल के ऊपर भी हो रहा है अच्छा। और वहाँ पे बिल्कुल जैसे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है वो स्टडी करवाई जाती है, इसी तरह से बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में अब करवाया जाता है। 5 इयर्स की ज़बरदस्त। इसमें एक कंप्लीट स्टडी होती है, उसके बाद एक कंप्लीट रिगरस किस्म की 1 साल की हाउस जॉब होती है। दैट्स ग्रेट। देन फिर ये जो है वो हिकमत के या नेचुरल मेडिसिन के फिजिशियंस बनते हैं। ठीक तो हो वो गया। बेसिकली ये वो फील्ड है जो एविडेंस बेस्ड बनती है, ये रिसर्च बेस्ड ज़बरदस्त बनती है, है। इसको ब्रिज करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नेचर के हम जितना करीब रहते हैं तभी हम हेल्दी रहते हैं, और फिर हेल्थ की जब बात होती है तो फिर सिंथेटिक मेडिसिन तो फिर बहुत दूर की बात है। आपको नेचर से ही जो है वो अपने कोई ना कोई इलाज और देसी नुस्खे जो है वो निकाल लेने चाहिए। अच्छा, अब्दुर्रहमान साहब, लोग ये कहते हैं कि देसी या नेचुरल इलाज जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता असर करता है और मतलब बहुत जल्द इफ़ेक्ट नहीं करता। और ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम सिंथेटिक मेडिसिन की या एलोपैथी की बात करते हैं तो वो फ़ौरन से हमें पेन रिलीफ भी दे देते हैं, हमें लगता है कि हमारा मसला भी ठीक हो गया है, बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये बात कहाँ तक आप दुरुस्त समझते हैं कि देसी नुस्खे इलाज सुस्ती से आप क्या करते हैं? अगेन मेरा फोकस यही है कि इसके लिए किसी एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है ताकि जो अप्रोप्रिएटली बता दे। जैसे हुँ। आपने अभी बात की है, ब्लड प्रेशर की बात की है, उसको मेंटेनेंस करना, या किसी को अगर शुगर है तो उसकी मेंटेनेंस करना। तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं इसके लिए इसके साथ जो लाइफ़स्टाइल है उसको भी मैनेज करना होता है कि हुँ। कौन सी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो बढ़ रही हैं। हुँ। अगर कोई पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो अपनी खुराक के अंदर नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, या उसको नहीं पता वो हिडन सोर्सेज ऑफ साल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ। मसालों के अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है और बहुत से जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा बेकरी ज़िंदगी की में चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अंदर नमक का ज़्यादा होता है और हुँ। वो नमक अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर सोडियम लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता। सही। तो हमें बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल को भी साथ मेंटेन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर काम आ जाता है नेचुरल मेडिसिन का जी, या इसी देसी नुस्ख़ों का। जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो अच्छा, एक अहम मसला ये होता है कि अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि नेचुरल मेडिसिन और एलोपैथिक दवा ये हमने एक साथ जो है वो ले लेनी है। हुँ। इससे हमारा मसला जड़ से भी ख़त्म हो जाएगा और हमें जो ऑन द टाइम हमें जो ज़रूरत है इलाज की वो भी एलोपैथी मेडिसिन से हो जाएगी। तो ये नुकसानदेह तो नहीं होती ये चीज़? या आप अ इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये चीज़ जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, अच्छा। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनका सेम इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे ओके। बहुत से लोग जो हैं वो कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया होता है कि आप एस्पिरिन खाएँ हुँ। या लोप्रिन खाएँ, और वो एक मुस्तकिल अरसे तक खाते हैं। वही लोग अगर नेचुरल सप्लीमेंट में लहसुन भी खाना शुरू कर देते हैं, हाँ जी। तो लहसुन भी जो है ये ब्लड थिनिंग है, ओके। ये भी खून को पतला करती है। हुँ। तो जब 2 आप सिमिलर जो मेडिसिन्स खाते हैं तो उससे इंसान के जिस्म के अंदर खून पतला हो जाता है, ज़्यादा ब्लड पतला हो थिनिंग जाए। हो जाती है। जब ब्लड थिनिंग होती है तो उससे हेमरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ। तो ये हमें ज़रूर देखना है और जब इस्तेमाल करनी है तो इनकी टाइमिंग में एक अच्छा खासा फ़र्क होना ये चाहिए। बड़ी कॉमन चीज़ है और लोग ऐसा करते हैं। बीपी की मेडिसिन खा रहे होंगे, हुँ। साथ में वो कोई कहवा ले रहे होंगे, कोई ऐसे टोटके कर रहे होंगे। तो ये आप बताएँ कि उन्हें अगर वो किस लेवल पर हैं कि उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन का साथ देना चाहिए, या वो किस लेवल पर हैं कि उन्हें नेचुरल मेडिसिन से अपना इलाज करना चाहिए? अगर इसी ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हुँ। तो अगर तो वो कोई सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर है और उसका वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसको फिर नेचुरल मेडिसिन्स बहुत जल्दी एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, हाँ, असर नहीं करेंगी। ताकि उसको ये पता हो कि ये मेरी इमरजेंसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। हुँ। लेकिन अगर किसी को जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है और उसकी कॉज़ का उसको नहीं पता, तो वो एक लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ। हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं वो क्वाइट इफ़ेक्टिव हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी हैं, एफ़िकेसी भी हैं। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर है इसका बार-बार मॉनिटर किया जाना ज़रूरी होता ज़रूरी है, होता है। और अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी एक्सरसाइज़ को इसके अंदर ऐड अप करें, तो हुँ। उससे ये तमाम चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हुँ। अच्छा, शुगर और बीपी या कोलेस्ट्रॉल भी, ये तीनों कहीं न कहीं लिंक ही होती हैं ये चीज़ें। ये दायमी मर्ज़ कहलाते हैं। तो नेचुरल मेडिसिन से आप हमें कोई इनके इलाज बता दें, या सिर्फ़ एलोपैथिक ही इनको ठीक कर सकती हैं मेडिसिन्स? ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे तीनों जो आपने प्रॉब्लम बताए हमारी लाइफ़स्टाइल के हैं। ओके। हमारी खुराक इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हुँ। जिस वक़्त हम ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, देखिए जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ़ ऑयल से नहीं बढ़ता।
ये बहुत एक मिसकंसेप्शन जी, है कि बिल्कुल हम ऐसे। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उससे बढ़ेगा। हम जितनी ज़्यादा खुराक खाते हैं वो एक्चुअली एड अप करती है हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को, जी, और जितनी ज़्यादा कार्ब्स लेंगे वो भी अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जी, जाती हैं। शुगर के मसले भी तो होते एक्चुअली जो प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर वो ओवर ईटिंग है। हैं। ओवर ईटिंग की वजह से भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाती है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। तो ये 2 तरह के लेवल्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का भी बढ़ना और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना। तो ये दोनों के अंदर जो मेन फैक्टर है वो हमारा लाइफ़स्टाइल है, और हमारी बॉडी खुद से भी कोलेस्ट्रॉल बना रही होती है। तो जब हम 60% खुद बना रहे होते हैं और बाकी हम बाहर से भी लेते हैं तो वो एड अप पाइल अप होती चली जाती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए तो अपने लाइफस्टाइल में कोई ऐसा आप कोई देसी नुस्खा बता दें जो हम ऐड कर लें और हमारी लाइफ में ये चीज़ें जो है ये मेंटेन हो जाए। एक तो हेल्दी खाना है, हमने वक्त पर खाना है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन कोई देसी नुस्खा, कोई कहवा, कोई चीज़। सबसे पहले तो ये कि हम अपनी जो है लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी रोज़मर्रा के अंदर जो ऑयल का इस्तेमाल है उसको कम कम करें। ये जितने भी ऑयल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स होते कौन हैं। सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? देसी घी इस्तेमाल करें, चाहे कम मिकदार में इस्तेमाल कर लें। अपनी जो ऑयल की जो हम कंज़प्शन करते हैं उसको कम कर दें, लेकिन देसी घी की तरफ अगर हम आना शुरू हो जाएँ तो ये हमारी बहुत ही एक हेल्दी एक लाइफ़स्टाइल के अंदर एडिशन हो जाएगा। और ये ऑयल जो है ये ज़्यादा बॉयल करने पे ख़राब भी नहीं होता। बाकी बहुत से ऑयल्स हैं जब हम उनको डीप जितनी फ्राइड दफ़ा करते हैं हाँ, तो गरम वो करते हमारी हैं वो बॉडी के अंदर नुकसान देते हैं। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ाते हैं। जब ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उससे फिर जो है वो शुगर की बीमारी जो है वो भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ठीक तो है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो मेजर रीज़न है वो यही हमारा डाइटरी फैक्टर होता है। डाइटरी फैक्टर होता है। सही हो गया। अच्छा, अक्सर हकीम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जो हकीमी नुस्खे होते हैं, वो किसी मुस्तनिद हकीम से ही मशवरा करके इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई नुस्खा एक शख्स को फ़ायदा दे रहा है, तो वो किसी दूसरे को नहीं देता। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हर जो इंसान है उसका मिज़ाज दूसरे इंसान के मिज़ाज से डिफरेंट होता है। हम बेसिकली जो 4 तरह के कैटेगरीज़ में हम करते हैं और उन चारों कैटेगरीज़ के वो एक बड़ा एप्रोप्रिएटली फिर हम देखते हैं। एक पर्सन है वो एक गर्म इलाके में रहता है। जी। आप अफ्रीका की एक एग्जांपल ले लें, तो वो उसको उसी तरह का गर्म मरतूब जो इलाके के अंदर है उसकी बॉडी की कंडीशंस वैसी डेवलप हो गई हैं, उसकी डिज़ायर्स वैसी डेवलप हो गई हैं। वो अपनी जो डिज़ायर्स के अंदर ड्रिंक्स जो पानी है, मशरूबात का इस्तेमाल मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा वो करते हैं। इसी तरह से ऐसे लोग जो किसी सर्द इलाके के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परामेंट उसी तरह से एडजस्ट हो चुका होता है। वो ऐसी चीज़ें खाना चाहते हैं, वो मीट खाना चाहते हैं, वो प्रोटीन गर्म सोर्सेज़ अशिया खाना खाते चाहते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, ताकि उनकी बॉडी उनके मुताबिक कोप अप करे। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक मेडिसिन दूसरे पर्सन के लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि उसका टेम्परामेंट, उसकी पूरी बॉडी की जो साख्त है वो डिफरेंट होती है दूसरों के साथ। उसकी ठीक है। बॉडी की जो तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ वो पर दूसरे पर्सन फिज़िशियन से लाज़मी डिफरेंट होना होती है। चाहिए, यहाँ हकीम जो है वो मुस्तनद होना चाहिए, ताकि वो आपको इस हवाले से भी गाइड करे, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके इश्यू के हिसाब से आपको डील करे। डेफिनेटली। सही हो गया। इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, कि जो एक हकीम है, जो अब मॉडर्न एक कंसेप्ट आ रहा है पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर का, इसके ऊपर एक हकीम बहुत अरसे से पहले से इस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है, और वो हर पर्सन को उसके मुताबिक अप्रोप्रिएटली बताता है। वो उसको जज करता है, उसका उसका सबसे पहले वो उसकी पल्स से उसको अंदाज़ा करता है कि उस पर्सन का क्या टेम्परामेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी बॉडी की, और फिर उसके मुताबिक वो अपनी मेडिसिन को अप्रोप्रिएट करता है, जो कि पर्सनलाइज्ड। तो आप भी नब्ज़ देख के बता देते हैं कि बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? या नब्ज़ वाले हकीम अब ख़त्म हो गए हैं? नहीं, मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहता। उसमें वही 5% का रूल है। 5% ज़रूर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पल्स को देख के सही तरीके से डायग्नोस भी कर लेते हैं और ये बता देते हैं। देखिए, पल्स बेसिकली क्या करते हैं? पल्स हमारी जो है हमारे हार्ट बीट को शो करवाता है, जी। उसकी पावर को शो करवाता है, उसके रिदम को शो करवाता है। अगर हम इस पैटर्न को समझना शुरू कर दें, और एक हकीम अगर डेली के 10 पेशेंट्स को भी देखता है, तो आप देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स कितने पेशेंट्स को चेक कर चुका होगा। तो इवेंचुअली वो उस चीज़ का एक एक्सपर्ट बन जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये पैटर्न इस डिजीज़ में ये पैटर्न आता है, इस डिजीज़ में ये बिल्कुल। पैटर्न आता है। तो एक काम जब आप बार बार करते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट बन चुके होते हैं।
तो ये हिकमत जो है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये हिकमत और दानाई का नाम है। हिकमत दानाई तो और तजर्बे का नाम वो है। जिस वक्त वो उसको हाथ रखता है तो उस वक्त उसकी हाथ की जो वार्मनेस है, उसकी कोल्डनेस है, उससे भी पता चल जाता है। ठीक हो गया। जब पेशेंट आता है वो आके बात करता है, उससे भी पता चल जाता है। बाज़ औक़ात पेशेंट जैसे ही आता है तो वो बार बार ऐसे मुंह खुश्क होने की अलामत करता है, आते ही पानी मांग लेता है, तो पता चल जाता है कि इसके जिस्म के अंदर खुश्की ज़्यादा है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके मुंह के अंदर ज़्यादा जो है वो सलाइवेशन आई होती है, तो वो भी पता चल जाता है। तो बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो एड अप होती हैं और वो खुद बता देती हैं कि ये चीज़ है। ठीक तो है। अच्छा, आजकल हर गली में कोई ना कोई हकीम बैठा हुआ है और एक आम आदमी है, उसके लिए ये मसले की बात है कि वो किस हकीम पर रिलाय करे। तो आपने ये बताना है कि जाली और असली हकीम जो है, इसका भी फ़र्क पता लग सकता है? देखिए ये वो वाला दौर तो है नहीं कि हमको 19th सेंचुरी के अंदर बैठे हों और किसी को पता ना हो। अब हाँ। रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, इसी तरह हर सूबे में अपना एक हेल्थ केयर कमीशन बन चुका हुआ है। फिर भी हमारे गली मोहल्ले में ये बड़ा एक आम ये चीज़ है कि वो एक फ़लाँ हकीम बैठता है तो जी वो बहुत है, बाद में पता लगता है वो क्वैक है, अताई है। अच्छा, और हकीम होने की डॉक्टर्स में भी ऐसे है, हकीमों में भी ऐसे है, लेकिन वो एक गली का और मोहल्ले का एक तासुर होता है, नहीं उससे तो फ़र्क पड़ जाता है। तो हर वो बच्चा भी बीमार हो रहा है, कोई औरत भी बीमार हो रही है और फिर वो जनरल फ़िज़िशियन के तौर पे सबका काम किए जा रहा है, हालाँकि उसकी कोई स्पेशलिटी भी नहीं है। उसमें मेन चीज़ है उसके पास जो हकीम है उसके पास नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और अब तो डिग्रियाँ भी वो जाली आ जाती मस्ट हैं, है। फिर अब डॉक्टर के पास जाने से पहले उससे नहीं वो पूछें भई आप मस्ट है, अपनी। नहीं वो बल्कि मस्ट है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने ये मस्ट किया है कि उसके क्लिनिक के ऊपर डिस्प्ले हो, ओके। और वो डिस्प्ले हो ताकि उसके पिक्चर ये के व्यूअर्स के साथ। काम की बात है कि ये तशख़ीस करके फिर अपनी तशख़ीस करवाने जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब भी किसी क्लिनिक पे जाएँ, किसी हिकमत जो है वो मतब पे जाएँ, जी। तो आप देखें वो डॉक्टर की जो है वो सनद, और ये भी ज़रूरी है कि वो ओरिजिनल वहाँ पे लगी हो, उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे जब ओरिजिनल लगी होगी तो वो देख के एट लीस्ट जो है वो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। मैं तो बल्कि ये रिकमेंड करूँगा और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि उसके ऊपर आप बारकोड भी लगा देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि ताकि कोई स्कैन करके ताकि बिल्कुल वो ही आए, वो वन स्कैन क्लिक पर करके रह वो जाए चेक चीज़ें। करे कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो ये चीज़ें करके तो हम बहुत सी जो क्वैकरी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो हमारी गया। हिकमत के अंदर हम खुद चाहते हैं कि हमारे जो मुस्तनिद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सामने आएँ। लोगों को हमारा एक पॉजिटिव इमेज जो है वो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ज़्यादातर वो हमने एक मीडिया हाइप्स और सोशल मीडिया से एक हिकमत को और ही तरह का एक वो बना दिया है, और मॉर्निंग शोज़ और टॉक शोज़ में कुछ और ही हमने एक इमेज जनरेट कर दिया है, जो कि ऐसा नहीं है। हमारी जो मेडिसिन्स हैं, हर्बल मेडिसिन्स हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बट आपको ये चाहिए कि किसी प्रॉपर जो एक्सपर्ट है, जिसके पास इस चीज़ की स्किल्ड हैं, उससे आप ट्रीटमेंट करवाएँ। हकीम के पास जाना भी अब एक हिकमत का काम है। अच्छा, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हम देखते हैं, यही अभी आपने भी बात की कि मीडिया पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि हर इशू पर बात करना भी ज़रूरी होती है, फॉर सेक ऑफ अवेयरनेस भी, और कुछ लोगों की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, सवाल होते हैं उनके ज़हनों में। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो टोटके बताए जाते हैं, देसी नुस्खे बताए जाते हैं। घरों में बैठी हुई ख़वातीन भी टिप्स बता रही होती हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ये नहीं ये इस्तेमाल कर लें। हुँ। तो आप इसको किस हद तक सपोर्ट करते हैं? आप क्या समझते हैं ये किस हद तक दुरुस्त चीज़ है? अ, हर कोई घर में बैठा हुआ हकीम भी बना हुआ है और डॉक्टर भी बना हुआ यही वो चीज़ें हैं। एक तरफ हमें खुशी है कि एटलीस्ट हमारी जो नेचुरल मेडिसिन्स हैं है। या हर्बल मेडिसिन्स हैं, वो प्रमोट हो रही हैं। जो पर्सन्स हैं इसके ऊपर टॉक कर रहे हैं एटलीस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस जनरेट हो रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है। यस। दूसरा साइन ये है कि बहुत से लोग जो हैं, जो वो गूगल के ऊपर जो है वो सर्च करते हैं, और वहाँ से जो है वो अपनी उसी वक़्त एक वो रजीम उठाते हैं और वो टोट के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर ये सौंफ, अदरक, दालचीनी ये लोगों को बता रहे होते हैं कि जी चंद आप इस्तेमाल इंग्रेडिएंट्स करें। उन्होंने रटे हुए होते हैं और वो वही कर रहे होते हैं। टोट अब ये नहीं देखते कि वो लौंग किस पर्सन की रिक्वायरमेंट है। लौंग गर्म खुश्क होती है, जी। दालचीनी गर्म खुश्क होती है, इसी तरह बाकी चीज़ें, अजवाइन जो है वो सर्द खुश्क होती है। अब ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं एप्रोप्रिएटली, किस पर्सन के लिए क्या चीज़ है। जो चीज़ें मैंने पहले आपसे डिस्कस की हैं कि हर पर्सन का एक अलग टेम्परामेंट होता है, वो चीज़ें सब लोगों के लिए कॉमन नहीं हो सकती। तो ये एक पर्सनलाइज्ड जो फिजिशियन है वो बता सकता है कि इसके लिए क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है। तो ये चीज़ें खुशी है कि ये सोशल मीडिया पे प्रमोट हों और लोग लेकिन ये इसके बारे एस्पेक्ट में बात करें। बिल्कुल डिस्कस बट जब करना आपने ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट करवानी है, जी, जी। देन फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी रजिस्टर्ड जो फिजिशियन है उसके साथ आप चलें, रब्ता करें। एटलीस्ट इसमें से ये अवेयरनेस तो निकली कि सब कुछ गूगल पे भी ठीक नहीं होता, ऑथेंटिक नहीं होता और आपके मुताबिक नहीं होता।
तो अपने हिसाब से अगर आपको कोई इशू है तो आपको किस के साथ जो है वो रुजू करना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किस हकीम के पास जाना चाहिए, तो ये एक अवेयरनेस का इसमें पॉइंट है। अच्छा, अब मोटापे की या वज़न की बात करते हैं, ये बहुत कॉमन इशू है जी। और दुनिया में ये बढ़ता चला जा रहा है। हुँ। तो अब तो कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी लग रहे हैं जिससे जो है वो वज़न कम किया जा रहा है। आप उसको किस हद तक सपोर्ट करते हैं? प्लस नेचुरल मेडिसिन से क्या ओबेसिटी का कोई इलाज किया जा सकता है? किस तरह से मोटापे से बचा जा सकता है? देखिए जो मोटापा है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। हुँ। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि ओवर ईटिंग जो है वो एक मेन पैटर्न है। हुँ। जितना हम इनपुट देते हैं उसी हाँ, तरह से एक आउटपुट भी होना चाहिए। बिल्कुल। हम जब इनपुट इन्हेंस कर देते हैं और अपनी रूटीन जो है वो हम सेट नहीं करते या उतनी एक्सरसाइज नहीं करते, उतनी एक्सर्शन नहीं करते, तो वो फिर क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर जब ब्लड में ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज आना शुरू हो जाते जी, हैं, तो हमारी बॉडी उसको डिपॉजिट करवाती है। ठीक है। और जब वो डिपॉजिट फैट्स की करवाती सूरत है में। तो वो फैट्स की सूरत में डिपॉजिट करवा देती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज बढ़ना शुरू हो जाती हुँ। हैं। ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो फैट की लेयर्स आना लेयर्स शुरू हो आना शुरू जाती हो हैं जाती जिसको हम फैटी लिवर भी कहते जी। हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो ये कंपाइल कर जाती हैं तमाम चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर हम जो है वो ग्रेडिंग इसको हम बीएमआई के साथ हम जी, करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स के साथ। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हुँ। अब इसकी हम ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। तो जो ट्रीटमेंट क्या आम घर में बैठा हुआ बंदा अपना बीएमआई खुद चेक कर सकता है? इसका कोई हल भी बिल्कुल बता कर दें? सकता है और बहुत आसान है। इसको आसान करने का तरीका है कि सिर्फ़ 2 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आपका वेट कितना है और वो केजी में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपकी हाइट कितनी है, वो आपको जो सेंटीमीटर के अंदर आपको पता हो। ठीक है। तो जस्ट इसको जो है वो इसका बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है हुँ। कि आप इन जो आपका वेट है इन केजी ओवर हाइट इन सेंटीमीटर, हुँ। आप जो है वो या मीटर्स जो है वो आप उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है। आपके सामने जो है वो आपका आ जाएगा बीएमआई। बीएमआई। और बीएमआई जो अप्रोप्रिएटली होता है वो 18.5 से लेके 24.5 तक जो है ये एक हेल्दी रेंज है। ठीक है। अगर जो है वो आपका जो है बीएमआई इस रेंज के अंदर आता है तो ये दैट्स अ हेल्दी। ओके। और अगर इससे ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है 25 एंड प्लस के ऊपर चला जाता है तो ये 30 से पहले फिर ये पहले मोटापे में ओवरवेट काउंट में होता आता है और फिर ओबीज 1 2 और 3 और मॉर्बिड ओबीज में चला जाता है जो कि बहुत एक डिजीज़ कंडीशन है। हुँ। अच्छा, फैटी लिवर या मोटापे के लिए कोई नेचुरल मेडिसिन भी बता दें, कोई इलाज भी बता दें? बिल्कुल। अगर अब कोई शिकार हो ही गया है मोटापे का, तो वो नहीं जाना चाह रहा है एलोपैथी की तरफ या इस तरह की मेडिसिन्स या ऐसे इंजेक्शंस की तरफ जो उसका वज़न गिराएँ, तो वो नेचुरल मेडिसिन से अपना इलाज कैसे कर सकता है? सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें। हुँ। उसको आप जो है एनालाइज़ करें कि वही आप क्या पर्सनलाइज़्ड चीज़ें हेल्थ केयर वाला कि सीन हो क्या गया। चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर वो पर्सन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रहा है या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है जिससे क्विकली बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, हुँ। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। जैसे राइस है, तो अगर कोई हम राइस इस्तेमाल करते हैं, ये पहले स्टीम्ड राइस होते हैं, जी। वाइट राइस होते हैं, इनके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा। फाइबर का कंटेंट कम हो चुका होता है, क्योंकि हम ब्राउन राइस इस्तेमाल नहीं करते। हुँ। तो ये ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ आना शुरू हो जाती है। ब्राउन राइस बेहतर होते हैं? ब्राउन राइस बेहतर होते हैं। ओके। इसी तरह अगर हम रोटी खाते हैं तो वो रोटी चूँकि हम गंदम से खाते हैं, लेकिन वो गंदम पे हम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसको हम वाइट आटा कहते हैं। जी। तो वो वाइट भी आटा रिफाइंड होता है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। और ख़ास तौर पे अगर आप लाहौर में और इन कंडीशंस में देखें तो हम नान और कुलचे और ये चीज़ें बिल्कुल। खाते हैं जो सारे पूरियाँ, मैदे से बनते हैं, और ये फ़ौरन जाके हमारी बॉडी के अंदर शुगर जो है वो लेवल लेवल बढ़ा को देते हाई हैं। करते हैं। जब शुगर लेवल हाई होता है तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाती है। हुँ। इंसुलिन का काम ये है कि वो शुगर को अपनी अपनी जो है वो पोजीशंस पे ले जाए, हुँ। या वो सेल्स में ले जाएगा या फिर उसको स्टोर करवाना शुरू कर देगा। तो जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खाना खा के हम बैठ गए, तो अब क्या होगा, फिर उसको इंसुलिन जो है उसको स्टोर करवाना शुरू कर देगी, सही। और वो जब स्टोर करवाएगी तो उसको फैट की सूरत में स्टोर हुँ। करवाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम जो है सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर वो एलिमेंट्स निकालें जो क्विक, जो इसकी वजह बन रहे हैं। जो वजह बन रहे हैं। इसी तरह जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितने भी जूसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कैलोरिक बम की तरह काम करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और हमें कुदरती जूसेस भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए क्या? अगर फलों के?
फल इस्तेमाल करना चाहिए ना, फल कुदरत ने इस्तेमाल हमें फल दिया तो हमें फल फल में को और फल के जूस में क्या फ़र्क आ जाएगा? जी, जी, शुगर जी, ऐड नहीं जी। करते हम बीच में, साल्ट बिल्कुल ऐड नहीं ऐसे। करते। अभी हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं सिट्रस की। हुँ, किन्नू जो है वो हम अगर हम उसका जूस पी लेते हैं, हुँ, तो वो क्या दे रहा है हमारी बॉडी को? सिर्फ़ ग्लूकोज़ दे रहे थे। हमने क्या किया कि उसका जितना भी फाइबर कंटेंट था, उसकी स्किन है, उसका वो हमने सारे का सारा लॉस कर दिया हुँ, और हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ़ वो है। या उससे तो बेहतर है कि आप वैसे ही थोड़ी-सी शक्कर खा लें, अगर आपको मीठा खाने का शौक है, तो जूस पीने का तो आपकी बॉडी कोई एडवांटेज नहीं ले रही। अच्छा, आपकी बॉडी को एडवांटेज तब है जब हम एज़ सच फ्रूट को खाएँ जो कुदरत ने हमें दिया है और सही हो वो गया। उसके अंदर हमें फाइबर कंटेंट भी मिलेगा। हुँ, फाइबर का एक बहुत अच्छा एक और भी फ़ायदा है। हुँ, देखिए मीठा इसके अंदर भी था, लेकिन फाइबर की मौजूदगी में क्या होगा कि वो स्लो रिलीज़ करवाएगा हुँ, ग्लूकोज़ को। जब हमारी बॉडी में स्लो रिलीज़ होगा, तो वो ज़्यादा हमारी बॉडी कोप अप करती है, आहिस्ता-आहिस्ता उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। हुँ, जब अचानक स्पाइक्स आती हैं, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और वो फिर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स जनरेट करता है, उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होती है। तो अब जूस तो आपने बंद करवा दिए लोगों के, प्यास भी तो लगती है, कभी बंदे का दिल भी करता है, मैं रमज़ान मैं ऊपर तो से आ रहा है। रिकमेंड कर सकता हूँ, इसी तरह रमज़ान में भी अगर इस्तेमाल करना है, तो उसमें जूसेस मत पिएँ, तो किसी भी क्या तरह पिएँ फिर का। कुछ तो बताएँ? अगर अगर इस्तेमाल करना है तो फल खाएँ। अगर आप अफ्तारी में देखें तो अफ्तारी के अंदर अमरूद जो है वो मैं उसको टॉप रेटेड करता हूँ। अच्छा, ये सबसे अच्छा जो है हमारा एक कॉमनली अवेलेबल है। यकीन करें ये एवोकाडो का मुतबादिल है। बाहर अगर एवोकाडो इस्तेमाल करते हैं तो वही सेम इफ़ेक्ट्स शायद उससे भी बेहतर अमरूद के अंदर होंगे। अच्छा, इसके अंदर विटामिन सी बहुत हाई कंसंट्रेशन के अंदर होता है, ओके, फाइबर बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है और शुगर इसमें बहुत कम होता है। ठीक हो तो गया। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए अमरूद तो एक नेमत है। वो अमरूद खा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट मिकदार में 2-3 जितने वो खा सकते हैं आसानी से वो खा लें। इसी तरह से दूसरा जो फल मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो आड़ू है। ओके, अभी कुछ अरसे में आड़ू आना शुरू हो हुँ, जाएगा, तो आड़ू इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा होता है। दिल ये के लिए भी भी कहा जाता है अच्छा होता है। हाँ, और इनको स्किन के साथ इस्तेमाल करें। अमरूद को, आड़ू को इनके छिलके उतार के मत इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। साफ-सुथरे इसलिए उनको उसी तरह से स्किन के साथ जो है वो इन्वॉल्व करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें। सही हो गया, फाइबर भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी बॉडी जो है दूसरी चीज़ों को ले रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा ये नेचुरल मेडिसिन के अंदर डिटॉक्स की बहुत बात होती है, तो ये डिटॉक्स हमारी बॉडी का किस तरह से होता है और ये किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे लिए? डिटॉक्स जो है ये वर्ड जो है डिटॉक्सिफिकेशन से है हुँ, और डिटॉक्सिफिकेशन का जो फंक्शन है वो हमारा लीवर अंजाम देता है। अच्छा। तो हमारा लीवर जो है वो बेसिकली डिफरेंट तरह के एंजाइम्स बना रहा होता है। हुँ, 300 डिफरेंट तरह के जो डायरेक्टली जो सिस्टम्स हैं उनको ये चला रहा होता है अच्छा। और इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो भी क्लस्टर की फॉर्म के अंदर होते हैं। तो हुँ, बेसिकली क्या करते हैं ये जो डिटॉक्स होते हैं ये जाके लिवर के एंजाइम्स को पोटेंशिएट करते हैं ओके, ताकि लिवर ज़्यादा बेहतर जो है वो अपने फंक्शन परफ़ॉर्म सर कर अंजाम सके। दे कर सके। तो लिवर का जो काम है वो एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन है। वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। वो हमारे जो जितने भी बॉडी के अंदर जो ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जिनको हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर सकती वो उनको जो कॉन्जुगेशन करता है और उनको बॉडी में से एक्सक्रीशन ये तो करवाता है, आउट कुदरत की करता तरफ है। से अल्लाह ताला ने एक हमारे अंदर ऑर्गन ऐसा रख दिया है जो डिटॉक्सिफ़ाई करता है ये हमारे ब्लड में। डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो कुछ मेडिसिन के हवाले से भी हमें बताएँ, हमारी बॉडी को कब ज़रूरत पड़ती है डिटॉक्सिफ़िकेशन की कि हमें नेचुरल मेडिसिन के थ्रू ये करना पड़ता है और इसका क्या फ़ायदा होता है? वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हम जब बहुत सी चीज़ों को और जैसे हम मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम जैसे शवारमा पिज़्ज़ा फ़ास्ट और इस तरह फूड, के जंक फास्ट फूड। फूड जंक फूड्स हम खाते हैं हुँ, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो एट अ टाइम जा रही होती हैं। हुँ, कार्ब्स भी, लिपिड्स भी, प्रोटीन्स भी, वो सारे हमारी बॉडी में जाते हैं। अब हमारी बॉडी जो है उसने कोई रिस्पॉन्स तो देना है। जब बिल्कुल। वो रिस्पॉन्स देती है तो वो डाइजेशन स्लो कर देती है। हुँ, जब डाइजेशन स्लो करती है, एब्ज़ॉर्प्शन स्लो करती है, तो वो बॉडी के अंदर ब्लॉटिंग जो है एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। जी। बाज़ लोगों को जो है पेट में दर्द जो कॉलिक पेन हम उसे कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से वो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। कैसे डिटॉक्सिफ़ाई किया जाए फिर इसको? तो डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि हम जो है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो लिवर के लिए इफ़ेक्टिव हो। हुँ, उसमें एक अर्के कासनी है, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई कासनी के फूल होते हैं। कासनी के फूल होते हैं, जी, बिल्कुल इसी तरह इसके कासनी के बीज भी होते हैं, जी। कासनी के जो है वो पत्ते भी होते हैं। तो सही, इससे एक अर्क बनता है। ठीक है। वो अर्क जो है वो नेचुरल डिटॉक्स है। तो हुँ, ये बाकी तो डिटॉक्स ये दे आर क्वाइट इफ़ेक्टिव ओके। जैसे कुकम्बर है
उसको अगर आप 24 आवर्स के लिए पानी के अंदर पानी भिगो में के रख रख के देते हैं, उसमें आप जिंजर चुकंदर भी भी डाल लोग यूज सकते हैं, करते हैं जिंजर भी करते जी हैं, आप चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हमारा जो नेचुरल एलिमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अंदर एक नेचुरल कंपोनेंट होता है इनोलिन के नाम से, अच्छा और वो जो इनोलिन है वो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ख़त्म करता है। अच्छा इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म करने का मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो डायबिटीज़ है शुगर उस पेशेंट्स के लिए भी उसमें भी इफेक्टिव है इफेक्टिव ये है, और अल्टीमेटली जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए भी है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। तो ठीक ये है मल्टीपल और इसको बेनिफिट्स। इस्तेमाल कैसे करना इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है कि हम इसको रिकमेंड करते हैं कि कोई से भी जो है वो हाफ कप जो है उसके अंदर आप अरके कासनी ले लें और हाफ कप पानी डाल लें, पानी डाल ले तो वो आपका एक डिटॉक्स वाटर बन जाता है। ठीक है कोई गर्म ठंडा इसका नहीं कोई है गर्म ठंडा नहीं है, आप दिन में 2-3 दफ़ा इसको आप ले सकते हैं, ठीक है और ये पूरा एक ये कोई भी डिकॉर्डिक इंसान ले सकता है कोई भी पर्सन इसको ले सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है ज़बरदस्त हो गया इससे नेचुरली आपकी बॉडी से नेचुरली हमारी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी होगी उससे डिटॉक्स जो है वो। ठीक हो गया अच्छा नेचुरल मेडिसिन से जो इलाज होता है ये अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई भी आप पर्सनलाइज्ड हेल्थ जी केयर के तौर पर आप किसी का करते हैं इलाज तो कितनी देर बाद उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं क्या उम्मीद रखनी चाहिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी मेडिसिन उतनी इफ़ेक्टिव हैं जितना किसी दूसरी मेडिसिन सिस्टम के अंदर मौजूद है। सिर्फ उसको आप अप्रोप्रिएटली दें। अप्रोप्रिएटली देने का मतलब ये है, ये तरीका ओवर द इस्तेमाल पीरियड ऑफ जो है वो टाइम आपको ये पता चलता है कि इस कंडीशन में ये चीज़ इफ़ेक्टिव है। और अगर आप हार्ट बर्न में किसी को इसी तरह की मेडिसिन देते हैं, जैसे अगर कोई पुदीना इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ौरन हार्ट बर्न के लिए इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से अगर किसी को ये पता है कि उसको खांसी है और आप उसको कोई भी, जैसे हमारा एक शरबत बनफ्शा है, अगर उसको इस्तेमाल करें तो वो फौरी तौर पे इफ़ेक्ट देते हैं। सिर्फ ये है कि आपको ये पता हो कि किस कंडीशन में क्या चीज़ इस्तेमाल करवानी है, सही तो अप्रोप्रिएटली दें तो उसमें क्वाइट इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। माइग्रेन के ये भी हम ये कुछ कहते दिनों हैं में हफ्तों में बता दें कि कब तक रिजल्ट्स मिल जाते हैं दिनों में मिलते हैं। ये तो वो इतना तो हम करते भी नहीं है। अगर कोई, हम ये कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट डोज में रिस्पॉन्स ना मिले तो इसका मतलब है मेडिसिन आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा तो फर्स्ट डोज जो है वो ये बताती है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स हैं, माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, जो बहुत अरसे माइग्रेन भी से। बड़ा कॉमन इशू है इसका भी कोई हमें कोई देसी नुस्खा बता दें ताकि देखने वालों को कोई फ़ायदा तो हो इससे माइग्रेन में जो है वो बहुत से ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, और इसमें दो तरह की इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। वेस्कुलर जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारी ब्लड वेसल्स भी एक वजह बनती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो वजह बनती है वो हमारे न्यूरॉन्स वजह बनते हैं। तो जो न्यूरॉन्स की जो कंजेशन है वो भी एक इसकी रीज़न बनती है। तो वो इसमें हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं जिसमें लहसुन शामिल है, और इसी तरह से हमारे पास एक शिफाई के नाम से मेडिसिन होती है, वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो उससे जो है वो माइग्रेन जो है वो ठीक होना कुछ शुरू लोग हो कहते जाता हैं है। कि आलमंड ऑयल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आलमंड ऑयल के ड्रॉप्स अगर आप नाक में डाल लें तो माइग्रेन का इशू ठीक हो जाता है ये किस हद तक दुरुस्त बात है ये डिफरेंट मिथ है उसका। वो आलमंड ऑयल जो है वो ऐसा कोई वो नहीं है कि उसके अंदर वोलेटाइल आयल्स हों, ये तो फिक्स्ड ऑयल है। तो इसको अगर वो लेते हैं तो इस मेरा नहीं ख्याल किसी को डायरेक्ट ऐसा कोई इफेक्ट पड़ता है। हमारे एक बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन है, उसको हम वलेरियन कहते हैं, अच्छा वलेरियन रूट्स, या उसको बालछड़ भी कहते हैं। बालचर तो बालछड़ जो है वो उसके इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी को एक काम इफेक्ट मिलता है। हमारी है बॉडी जो है वो रिलैक्सिंग मूड के अंदर आती है। तो जब रिलैक्सिंग मूड में आती है तो हमारे नर्व्स भी रिलैक्स होते हैं, जाते हैं और हमारी पेन बॉडी भी रिलीफ हो रिलैक्स हो जाता जाती है और वो पेन रिलीफ हो जाता ठीक है अश्वगंधा जो है है। ये भी स्ट्रेस रिलीफ के लिए अच्छी होती ये वाकई बहुत अच्छा है। अश्वगंधा अगर किसी ने प्रमोट किया है इस हवाले से, और जो कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। बट अगेन फोकस है कि इसको लेना कैसे है। हाँ इसको कोई डायरेक्टली ऐसे नहीं लेना कि जैसे वो आजकल। आप क्या रेकमेंड करते हैं कि इसको किस फॉर्म में लेना चाहिए किस तरह से लेना चाहिए अश्वगंधा जो है ना वो हमारी मेडिसिन की बेस है। हमारी बहुत सी मेडिसिन के में अंदर जो इस्तेमाल है होता वो है हम इसको असगंध कहते हैं, और असगंध हमारी बहुत सी मेडिसिन के अंदर है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अकेला अश्वगंधा लेने के बजाय इसका जो कम्बिनेशन है, इसकी जो फार्मूलेशन है, उसके साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है हमारी एक फॉर्मुलेशन मेडिसिन है एक हब्बे असगंध के नाम से, ठीक है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक हमारी मेडिसिन है क्रैम पेन केयर के नाम से, ये हमारी एक पेटेंटेड मेडिसिन है। ठीक है इसको इस्तेमाल करने यानी से आपके भी पर्टिकुलर इशू के मुताबिक वो वैसी मेडिसिन वो होगी वैसी और मेडिसिन फिर वो होगी, आपको फिर आपके लिए वो इफेक्टिव इफेक्टिव होती है। है रॉ फॉर्म में आपके वो रॉ नुस्खे कार फॉर्म नहीं हो में जो सकते है वो आप उसके वो डायरेक्ट इफेक्ट्स कुछ लोग इसकी चाय बना के या उसको कहवे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है वो सारे टोटके हैं, उससे वो रिजल्ट्स जो उसके होने चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं मिलते।
ठीक हो गया। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी भी आजकल एक बड़ा बहुत अहम मसला बन गया है हुँ। और डॉक्टर्स अमूमन ऐसे अफ़राद को जो है वो सुकून आवर अद्वियात दे देते हैं, जिसकी वज़ह से उनके जिस्म को, उनके ज़हन को उसकी आदत या लत लग जाती है। हुँ। तो क्या नेचुरल तरीके से या देसी टोटकों से तरीके से कोई डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का इलाज भी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है और हम पिछले कुछ 2 साल से एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ पे हमने बहुत से पेशेंट्स को इनका जो है वो रिज़ल्ट भी हमने लिया है और हुँ। ये रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड हैं। इसमें हमने जो डिप्रेशन के लिए भी पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करवाया और इसी तरह से एंग्ज़ायटी के भी डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट हमने मेडिसिन इस्तेमाल करवाई और अगर आप कहते हैं तो मैं नाम भी बता देता हूँ जी, जी, कुछ जिसमें मेडिसिन्स का आप ज़िक्र कर दें। हाँ, जिसमें मजून निजा के नाम से हमारी एक मेडिसिन है। ये एक हमारी कराबादीनी मेडिसिन है और जो पाकिस्तान के अंदर इज़ीली अवेलेबल है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को मालिखोलिया उसको कहते हैं, हम मेलानकोलिक कहते हैं। हुँ। उन पेशेंट्स को क्या होता है कि उनके अंदर एंग्ज़ायटी जो है वो एपिसोड्स होते हैं और हुँ। उनको अगर ये दें तो उससे बहुत हद तक जो है ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी हम ऐसी जो है वो हमारे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं वो इस्तेमाल करवाने से हमारी बॉडी जो है वो एक दोबारा से उस फेज़ में आ जाती है जिसमें सेरोटोनिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो आप किस हद तक इसको मतलब ये केस टू केस वेरी करता है या कोई भी इन मेडिसिन्स को ले सकता है? इसमें जैसे एंग्ज़ायटी के लिए हमारी एक मेडिसिन है वलेरियन के नाम से हुँ। और वो वलेरियन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में है। हमारी एक प्रोडक्ट है सोमा के नाम से वो भी इस्तेमाल की जा सकती है और वो क्वाइट इफ़ेक्टिव है, उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में जो है वो फिर हम मुफर्रे जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक अर्के हो गया। गुलाब भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी डिप्रेशन को ठीक कर देता है। अच्छा, आप कुछ रमज़ान के हवाले से भी बात कर लेते हैं, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो सबसे पहले वो सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या शुगर के मरीज़ को रोज़ा रखना चाहिए? और अगर हाँ, तो फिर किन शराइत और एहतियात की बुनियाद पर? शुगर के मरीज़ को डेफ़िनेटली रोज़ा रखना चाहिए और ये भी वो डिटॉक्सिफ़िकेशन का अमल है जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अब उसने ये देखना है कि अब उसकी जो शुगर के हवाले से उसने उसको मैनेज कैसे करना है, अपनी मेडिसिन्स को कैसे मैनेज करना है और फिर ये कि अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है। तो एक तो उसको जो इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो ठीक हो गया। और इसी तरह फैट्स कम हो और अगर वो अपने जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो सुबह के वक्त एक बॉइल्ड एग जो है वो भी खा सकता है सही है। लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड है कि एक जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं हुँ। आमलेट और उसी तरह से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर दें ठीक है। तो वो जितनी वेजिटेबल्स होंगी तो वो उसकी बॉडी के अंदर शुगर की स्पाइक्स नहीं बनने देंगी और वही फाइबर वाली बात आ जाती वो है। फाइबर वाली चीज़ आ पहले जाती फाइबर की लेयर है और होगी तो ज़्यादा फिर देर तक स्टाइटी रहेगी उसको सही है। भूख भी जो है जो वो है वो कम लगेगी। कम लगी इसी तरह से जो है वो दही उसको इस्तेमाल करना चाहिए सही। प्लेन योगर्ट उसमें किसी चीज़ की एडिशन ना करें ठीक हो। अपने आप को आदत डालें बगैर चीनी के दही खाने की तो ये सबसे बेस्ट है और उसके अंदर 1 चम्मच इसबगोल का भी डाल लें तो इसबगोल जो है वो क्या करता है वो टोटल फाइबर है अच्छा, आप चाय को या किस हद तक आप समझते हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है, अब मौसम इतना ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है तो लोग चाय का इस्तेमाल भी करते हैं। दही या लस्सी को अभी तो अवॉइड ही करेंगे क्योंकि इतनी गर्मी के रोज़े नहीं है। तो चाय पीने वाले हज़रात आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? ये ठीक है चाय या नहीं? चूँकि हमारा एक वो कस्टम बन चुका हुआ है तो चाय तो हर कोई इस्तेमाल करता है लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि चाय की मिकदार कम कर दें अच्छा। बजाय एक फुल कप पीने के उसको हाफ कप पे लें और दूध दही का इस्तेमाल करें दूध दही में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके डायरेक्टली सर्दी के साथ रेलिवेंट होगी या कोई और ऐसा प्रॉब्लम होगा दूध बहुत अच्छा है दूध इस्तेमाल करना चाहिए और दही तो बहुत ही अच्छा है सही। दही जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जब हम सहरी करते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए अगर जैसे मैंने अभी बात की है अगर इसबगोल ऐड कर देंगे तो वो देर तक स्टाइटी रहेगी ठीक है। और हमारी बॉडी को जो प्रॉपर प्रीबायोटिक्स चाहिए वो हमारी वो बॉडी आपको को मिलेगा। प्री एंड प्रो दोनों बायोटिक्स मिल जाते हैं ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, रमज़ान है तो लोग अब चटपटे खानों से मुर्ग़ मुसल्लम से तो बाज़ नहीं आएँगे। वो भरपूर खाएँगे, चाट, दही भल्ले और समोसे, पकौड़े सब कुछ। तो कोई ऐसी चीज़ जो हमारे इफ़्तार के प्लेट में ज़रूर होनी चाहिए, जो इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सके? तो कोई ऐसा कोई देसी टोटका बता दें, कोई कहवा, कोई चीज़? अगर हमने इफ्तार में करना है तो इफ्तार में आप सबसे पहले जो है वो अपनी जो एक प्लेट बनती है ना उसके पोर्शंस बना लें ठीक उस है। पोर्शन के अंदर
रोटी को ज़रूर ऐड करें। हमारे लोग एक्चुअली ना बिल्कुल रमज़ान में ना क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, रोटी छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ों से लवाजमात से जो है वो ज़्यादा उसको वो करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पकौड़े हैं या फ्राइड चीज़ें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को खाते हैं। तो प्रॉब्लम यही आ जाता है। हमें बेसिकली अपनी एक प्लेट बनानी चाहिए, उस प्लेट के अंदर आप एक पोर्शन रखें जिसके अंदर आपने पकौड़े भी रखे हों, लेकिन पकौड़े जो हैं वो कम घी के अंदर फ्राई करें। और आजकल जैसे जो है वो एयर फ्राइड है, तो एयर फ्राइड कर लें। इसी तरह से अगर आपने कुछ चिकन इस्तेमाल करना है तो उसको भी एयर फ्राइड कर लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव है। लेकिन उसी में एक पोर्शन रोटी का ज़रूर रखना चाहिए, वो एक मीडियम साइज कुछ की जो लोग पहले रोटी। इफ्तार करते हैं और उसके बाद पूरी एक सिटिंग उनकी जो है वो खाने की होती है, रोटी चावल सब कुछ हमारा होता एक्चुअली है, प्रॉब्लम ये बन डिनर चुका होता है हुआ कि बाकायदा। हम अफ्तारी भी ना 3 पोर्शंस में करते हैं। बिल्कुल ऐसे। पहला पोर्शन ये है कि जब हम अफ्तारी कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा थोड़ा खाते सा हैं, खाते हैं, उसके बाद और फिर हम बाकायदा डिनर। तरावी पढ़ने चले जाते हैं, फिर आके फिर हम प्रॉपर एक डिनर करते हैं। ऐसा ही है। तो ये 3 पोर्शन में जब हम खाते हैं तो वो एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटेक तो करने हमें की एक ही कोशिश टाइम करते पर हैं। जो है वो रोटी के साथ तो ये होता चीज़। ये है कि हमारी बॉडी जो है वो उसने जो एक हेल्दी पैटर्न पे जाना था वो एक इन्फ्लेमेटरी पैटर्न पे चला जाता है। तो बजाय जो है वो आफ्टर रमज़ान हमारा वेट कम होने के 2-3 किलो बढ़ चुका होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, रोटी का जिक्र कर रहे थे, तो आप फिर क्या रेकमेंड करते हैं कि इफ्तार के दौरान ही हम थोड़ा सा रोटी का पोर्शन लेके इसको एक डिनर की शक्ल दे दें, तो ये बिल्कुल हमारे लिए हेल्दी है? बिल्कुल उसी वक्त जो हम एक खाना जो है ना वो एक ही दफ़ा खाएं ठीक है। और अफ्तारी कर लें, उसके बाद जो है नमाज पढ़ के एक ही कुछ दफ़ा ऑर्डर में। भी हमें बता दें कि किस ऑर्डर में हमें खाना है? बिल्कुल, जैसे ही हम अफ्तारी करते हैं ना तो अफ्तारी जो है वो खजूर से करनी चाहिए। खजूर खाना जो है वो सुन्नत है, ठीक और है। लेकिन खजूर की भी मिकदार है, इसको 2 या 3 खजूर से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है। और खजूर को जो है वो हमेशा जो है वो कट करके, खोल के और देख के इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खजूर है ये एक गर्म मरतूब इलाके की जो है वो पैदावार है, और इसमें जो है वो फंगस और दूसरे जो है वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रूर देखना है। बाज़ ठीक औक़ात है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एग्स भी होते हैं। तो अगर आपको खजूर में कुछ जाला नज़र आए या कुछ छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स नज़र आए तो उसको साफ़ करके ना इस्तेमाल करें, उसको छोड़ दें उसको, और खजूर साफ़ सुथरी इस्तेमाल करें। हाँ, वो कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ, तो वो हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो एक हेल्दी खजूर की है। तो 2 से 3 जो है वो खजूर खानी चाहिए लाजमी तौर पे। खजूर के बाद? और खजूर के बाद जो है वो 1 गिलास जो है वो नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर जो है वो हल्का सा नमक हो, उसमें 1 लेमन हो, और थोड़ा सा आप उसके अंदर जो है वो अपनी शुगर जो ऐड कर सकते हैं, या आप उसके अंदर शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया प्लांट एक बहुत आ रहा है आजकल मंजर आम पर कि ये शुगर का अल्टरनेटिव है, वो किस हद तक बेहतर है इस्तेमाल करना? स्टीविया बिल्कुल ठीक है। स्टीविया जो है वो 300 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर, बट उसमें एक थोड़ा सा अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा तुलसी का एलिमेंट भी होता है, बाद में आता है इफेक्ट। अब इसकी एक फॉर्म भी बाकायदा शुगर की हाँ, फॉर्म में वो टैबलेट्स आ रही टैबलेट फॉर्म में, अगर तो वो नेचुरल फॉर्म में बिल्कुल प्योर है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई उसके अंदर अगेन कोई ना कोई जो है वो सिंथेटिकली कोई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं उसकी जो है वो टैबलेट बनाने के लिए, या उसकी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए गए हैं, तो वो फार्मूला चीज़ है, वो अगेन फार्मूला चीज़ बन जाती है। तो हम वो नेचुरल से हट के उसी तरह से टैबलेट फॉर्म में चले जाएंगे। खजूर हो गई, नींबू पानी, खजूर हो गई, नींबू पानी, और एक जैसे जामिश्री है वो आप पी सकते हैं, उससे आपकी बॉडी जो वो फ्रेश हो जाएगी। बट मैं रिकमेंड करूंगा जामिश्री में शुगर ऐड ना करें। हमारे यहाँ हैबिट ये होती है कि वो जामिश्री डाल, हाँ उसके अंदर फिर से वो डालते हैं, और जामिश्री की जो भी है वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट मिकदार हो। 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है वो 1 गिलास के अंदर वो बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, आप इस्तेमाल करने। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जब खाना खाना है तो उस खाने के आप एक पोर्शन बना लें। मेरा तो ख्याल है इन 2 गिलास से ही मेरा पेट भर जाएगा, फिर बाकी तो यही काफ़ी है। वरना लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक पीने की कोशिश, मतलब मशरूबात पीते हैं। वो उस मशरूबात या पानी पीने से क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर ओवर हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनका ये ज़हन होता है कि रोज़ा रखा है तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के उस कमी को पूरा करना है। हमारी बॉडी ने सिर्फ उतना ही मिकदार में लेना है जितनी उसकी ज़रूरत है। बॉडी को उसने फिर एक्सक्रीट कर देना है, तो वो हमें प्रॉब्लम होना है। तो आप जब डिनर करना है तो डिनर के अंदर जो है रोटी खानी चाहिए, लेकिन रोटी जो है उस आटे की हो जो पत्थर की चक्की का होता है, ताकि उसके अंदर फुल जो है हमें न्यूट्रिएंट्स जो है, नहीं वो तो लेना है ना, आजकल बहुत कॉमन है कि आप वहाँ से आप ले लें,
और वो मशीनों में ही आटा पीसा जाता है, अब पत्थर की चक्की कौन इस्तेमाल करता है? लेकिन मिल जाती हैं। अच्छा। अब मशीन में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि उसका जो ब्रेन है, जो उसका फाइबर है, वो वो अलग जल कर दिया जाता है जाता है, यानी वो और आटा अलग भी इस्तेमाल कर दिया करना है जाता जिसमें है। सारे उसके अज्जा मौजूद हैं। सारे अज्जा उसके अंदर मौजूद हों। ठीक है। और अगर शुगर वाले पेशेंट्स उसमें जौ को भी बराबर मिकदार में ऐड कर लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है उनके ठीक लिए। है। इसी तरह तो ये से खानी किसके साथ है रोटी? उसमें पोर्शन जो है वो आप मीट का भी रख लें, अगर कोई गोश्त खाना चाहता है वो खा ले, लेकिन उसकी भी एक मिकदार हो, हम्म। उसको इस्तेमाल कर लें। एक अपने पोर्शन जो, वजन के कहा जाता है कि जितने आपके केजी में वजन है उतने ग्राम का ग्राम आपको गोश्त की लेकिन रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी तो बॉडी। टोटल की रिक्वायरमेंट होती है ना पूरे दिन की, लेकिन आपने पोर्शंस में खाना है। और ठीक इसी है। तरह से एक पोर्शन जो है वो अपने सैलेड का रखना है, जिसमें सही है। आपने सब्जियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। सब्जियां या सैलेड जो है वो हमने बाद में लेना है या पहले लेना है बिल्कुल रोटी साथ से? साथ ही आपने। ठीक है, ठीक है। यानी और डिनर प्लस इफ्तार ये हो ये जाएगा। ये एक प्रॉपर करें। एक ठीक है। पोर्शन में जो है वो आप जो स्नैक्स हैं वो आप ऐड कर लें, जैसे पकोड़े हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो आप ऐड कर लें। फ्रूट चाट बहुत अच्छी है, जिसमें एज सच जो फल हैं वो पीसेस करके रखें। चना चाट बहुत अच्छी है, बस उसमें मसाले कम डालें। और चना उसमें चाट क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, दही का नहीं, वो इस्तेमाल ना किया जाता इस्तेमाल करें। अक्सर तो वो लोग जो है वो जूस भी डाल देते हैं कोई ना कोई, तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। है। अगर फ्रूट सैलेड है तो उसमें फ्रूट सैलेड ही हो, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें और शुगर भी ऐड नहीं करनी, कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। सही हो गया। एज सच फ्रूट सैलेड हो ठीक और है। उसको इस्तेमाल कर लें। सही हो गया। इसी तरह से चना चाट है, तो चना चाट भी बहुत अच्छी है, वो भी इस्तेमाल कर लें। तो जितना ज़्यादा हम जो है वो नेचर के साथ लिंक रहेंगे बिल्कुल। और वो ज़्यादा वो अच्छा आपके लिए रहेगा। हेल्दी है। चलिए ये तो इफ्तार की बात होगी। अब कुछ ऐसे लोगों की भी बात करते हैं जो सहरी में कुछ खाते ही नहीं है, ना इस बात का वो ख्याल रखते हैं, बल्कि वो सोचते ही हैं कि इससे हमारा वज़न कम हो जाएगा। तो सहरी छोड़ना क्या ये वाक़ई वज़न को कम करता है या आपकी सेहत उल्टा ख़राब करता है? सहरी के वक्त देखें, हमारी जो बॉडी है ना, वो पहले 4 घंटे के अंदर जो चीज़ें हमने खाई हैं ना, उसको वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को वो पूरा करती है। ठीक है। उसके बाद अगले जो 4 घंटे हैं उसके अंदर जो स्टोर्ड बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो फिर हमारी बॉडी को मिलना शुरू हो जाते हैं। सही। उससे अगले जो 4 घंटे हैं उसके अंदर हमारी बॉडी जो दूसरे सोर्सेज हैं, जैसे फैट्स है या प्रोटीन्स है, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, वहाँ से लेने की कोशिश करती है। यहाँ से एक्चुअली ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्स कर रही होती है। अब ये ओवर द पीरियड ऑफ, चूँकि आजकल जो रमज़ान है वो 14 से 16 घंटे का रमज़ान होता है, तो हमारी बॉडी पूरा एक सर्कल अपना मेंटेन करती है ठीक है। और बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है एक तरह से। लेकिन अगर हम ज़्यादा इसको टाइम दे देंगे तो फिर हमारी बॉडी जो और है हम वो एक पूरा कमज़ोर एक हो मील जाएगी। स्किप कर देंगे सहरी का। हाँ, अगर जो वो ज़रूरत है। मील, इसका मतलब है कि वो आपका जो सर्कल था वो 16 घंटे के बजाय वो 20 घंटे का चला गया। जब वो 20 घंटे का चला जाएगा तो एक्चुअली क्या होगा कि अब आपकी बॉडी जो है वो अपने मसल्स को जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर देगी, प्रोटीन्स कंज्यूम ज़्यादा हो जाएंगी, तो जिससे ऐसे हमारे लोग मसल्स जो वीक हो जाएंगे और कमज़ोरी हो जाएगी और जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम सेहत स्टार्ट हो हमारी जाएगी। जो है वो अल्टीमेटली ख़राब होगी। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जो सहरी नहीं करना चाहते या कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोबारा सोएंगे तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी, हम्म। तो क्या ऐसी हेल्दी चीज़ है जो वो थोड़ी सी सहरी में ले लें कि ना वो उनका पेट ही फुल भर दे लेकिन उनको एनर्जी उतनी दे दे? उसके लिए अगेन बेस्ट है कि वो उसी तरह से जैसे एक ऑमलेट बना के वो खा लें और उसके साथ जो है एक दही का एक पूरा एक बाउल जो है वो इस्तेमाल करें और साथ में ग्रीन टी पिएं। तो ठीक है। ग्रीन टी जो है वो उसकी डाइजेशन भी बेहतर करती है और उसकी बॉडी को रिलैक्स भी करती है। अक्सर लोग होते हैं जो सहरी के बाद जो है वो नमाज के बाद सोना भी चाहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ओवर ईटिंग की होती है तो फिर उनको वो नींद भी नहीं सोने में आती, प्रॉब्लम होती है। उनको सोने में प्रॉब्लम होती है और फिर उनको जो है वो रीगर्जिटेशन का भी प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी भी होती है। तो ये बहुत से प्रॉब्लम ओवर ईटिंग के साथ लिंक कर जाते हैं। तो अगर हम एक अप्रोप्रिएट पोर्शन के अंदर हम लेते हैं और उसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो, आप ग्रीन टी लेते हैं तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने लग जाती है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये सहरी करने के बाद अब जो लोग हैवी सहरी करते हैं, लाहौरी है, लाहौरी नाश्ता करेंगे, हलवा पूरी खाएंगे, तो इसकी वजह से फिर सीने में जलन होती है, मैदे में तेज़ाबियत होती है, तो इन सारी चीज़ों से छुटकारे के लिए भी कोई हमें कोई हल, कोई देसी टोटका बता दें, क्योंकि इससे शायद ही कोई अवॉइड करे। एक दो दफ़ा तो ऐसी सहरी बनती है। बिल्कुल, अगर अगर किसी को ये जलन का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि वो किसी मुस्तनिद फिजिशियन के पास जाएं
ओके, और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट की क्योंकि ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो स्टमक है ना, वो डिफरेंट तरह की सेक्रेशंस को रिलीज़ करते हैं हुँ, और वो अकॉर्डिंग टू आवर डाइट जो है वो रिलीज़ करते हैं। और अगर किसी की जो है वो डाइजेशन नहीं ठीक हो रही, तो वो डाइजेशन क्या करती है, वो एक डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है। ठीक है। ज़्यादा देर के लिए जो खुराक है वो उसके मैदे में रहती है, और जितनी देर तक वो मैदे में रहती है उतनी देर तक वो जो है एंजाइम्स रिलीज़ होते रहते हैं और वो फिर एसिड बनाते हैं। जब एसिड बनता है तो वो एसिड जो है वो एसिडिटी भी काज करता है, रिगर्जिटेशन भी काज करता है। हुँ, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी बॉडी को नेचुरल जो है केमिस्ट्री के साथ अटैच करें। ठीक है। लस्सी का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी मौसम इतना गर्म नहीं है कि लस्सी का इस्तेमाल लोग कर रहे होंगे, आई गेस। तो ये लस्सी पीना कैसा है हमारी हेल्थ के लिए? नुकसानदेह भी हो सकता है? और अगर कोई लस्सी नहीं पीना चाहता तो अल्टरनेटिव क्या है? लस्सी तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, हुँ, एक एक हेल्दी ड्रिंक है, और अगर जितना इसको कंज्यूम किया जाए ठीक है। इसके साथ एक चूँकि एक अटैच है कि इससे नींद आना शुरू हो जाती है, जी। वो बिल्कुल एक ठीक है, क्योंकि लस्सी के अंदर ना नेचुरली एक अमाइनो एसिड होते हैं जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। और ये जो ट्रिप्टोफैन है ये हमारी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन्स बनाता है जाके, एक सेरोटोनिन बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, और दूसरा मेलाटोनिन बनाता है। तो ये दोनों ही जो हैं इनका जो ताल्लुक है वो हमारी बॉडी की रिलैक्सेशन के साथ भी है और नींद के साथ भी है। ठीक है, तो ये तो कोई मिथ नहीं है कि लस्सी पीने से नींद आती है, तो वो बिल्कुल आती है, क्योंकि हमारी ठीक है। बॉडी रिलैक्स होती है। हुँ, और दूसरा, लस्सी पीने से हमारी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं दूध के, क्योंकि इसमें कैज़ीन होती है, इसमें वे प्रोटीन्स होती हैं। तो लस्सी तो एक बहुत ही एक नेचुरल और हेल्दी ड्रिंक है। ठीक है। बस इसकी मिकदार कम करें। हुँ, हम बाज़ औक़ात ज़्यादा मिकदार में कर रहे होते हैं, इसका 1 गिलास जो है वो काफ़ी होता है, ठीक है। और विदाउट एनी क्रीम्स। क्योंकि ओके। हमें आदत है कि ऊपर से वो मलाई वगैरह भी डालते मलाई और हैं। वो बाकी चीज़ें डाल के वो करते हैं। इसको सिंपल जो है वो लस्सी इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है। और अगर कोई नहीं लेना चाहता लस्सी, तो उसके लिए मैं फिर लाइम वाटर को रिकमेंड करूँगा हुँ। कि जो वो लाइम वाटर है वो इस्तेमाल करें। ये बताइए कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं या हामिला होती हैं, उनके लिए क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से उनको काफ़ी हद तक मना कर दी जाती हैं और बहुत ही कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो फिर उनको कोई मेडिसिन जो है वो दी जाती है। तो नेचुरल मेडिसिन्स क्या ख़वातीन वो ले सकती हैं अगर उनको उनकी बॉडी में कोई इश्यूज़ हैं, कोई वाइटल्स की कमी है या कुछ इस तरह के मामलात हैं, तो वो एज़ सप्लीमेंट्स या अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो नेचुरल मेडिसिन की तरफ आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। उसके लिए जो है वो, क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं हुँ। उन्हें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले ट्राइमेस्टर के अंदर उनको एक अर्ली मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आता है, जिसमें जो है उनको नोज़िया होता है सुबह-सुबह, जैसे वॉमिटिंग या एक कह की कैफ़ियत होती है, हुँ। और इसी तरह से उनकी जो है वो हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। उसमें हमारी मेडिसिन्स हैं, वो अगर करें तो उससे जो है वो एंटी नोज़ेटिक इफ़ेक्ट मिलता है, और हुँ। अर्ली मॉर्निंग सिकनेस की जितनी भी सिम्पटम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारी ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं नाम इसलिए भी नहीं बताना चाहता कि ये फिर सेल्फ़ मेडिकेशन में चली जाती हैं, जी। और सेल्फ़ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए। किसी मुस्तनिद और जो रजिस्टर्ड जो हकीम्स हैं हुँ। उनसे रब्ता करना चाहिए, जिसका एक्सपीरियंस भी हो और जिसको पता हो कि मैंने कौन-सी मेडिसिन किस वक़्त इस्तेमाल करवानी है। सही हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है? कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे भी नुकसानदेह होती हैं हमारे लिए। तो अगर कोई शख़्स जो है वो कुछ ऐसा पीना चाह रहा है जो कोल्ड ड्रिंक्स जैसा टेस्ट रखता है, तो कोई ऐसा हमें कोई शरबत कुछ वो भी रिकमेंड कर दें? मैं पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स का एक आपको एक इफ़ेक्ट बताना चाहता हूँ जी, जी। कि लोगों को ये तो पता है कि इसमें शुगर का कंटेंट हाई होता है और वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसा। बट एक और एक जो चीज़ है जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये हमारी जो हड्डियाँ हैं, इनके अंदर स्पेसिस को बढ़ा देता है। हुँ। और अक्सर जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बोन्स का स्कैन करना होता है, वो अपने पेशेंट्स को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं ताकि उनकी हड्डियों के अंदर गैप्स बढ़ जाएँ। हुँ। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। बिल्कुल। इसी तरह से ये हमारी बोन्स में से मौजूद जो कैल्शियम है, उसको आउट करवाते हैं, हुँ। और वो हमारे ब्लड में आता है। तो ये जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का मुसलसल इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सेहत के हमारी लिए हड्डियों मुज़र को है। कमज़ोर कर देता है, हुँ। और आहिस्ता-आहिस्ता हमारी वो हड्डियाँ जो हैं वो पोरस हो जाती हैं। हुँ। तो इसके लिए अगर आपने कोई अल्टरनेटिव इस्तेमाल करना है तो जैसे एक जामे शरी है,
बिल्कुल मुनासिब मिकदार में जाम शरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास शरबत इलायची है, उसको कर सकते हैं, और शरबत बजूरी है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये नेचुरल ड्रिंक्स हैं। अपनी बॉडी को जितना हम नेचुरल केमिस्ट्री के साथ अटैच करेंगे, उतनी हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। क्योंकि जो फोकस है वो ये है कि हमारी बॉडी जो है वो एक हेल्दी स्टेट के अंदर रहे, एंटी एजिंग इफेक्ट्स कम आए, और हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन कम से कम हो, और हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा बने, और वो हमारी बॉडी को कोप अप करते हैं फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स के साथ, जो है वो कम्बैट करते हैं और उनको कम करते हैं। तो हमारी बॉडी ज़्यादा फ्रेश रहती है और हेल्दी रहती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड हकीम अब्दुर्रहमान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू थी, यकीनन व्यूअर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। एंड अगेन एक बात जो हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे कहते हैं वो ये है कि अपने आप को और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली मेडिसिन की तरफ आपको आना है, तो वो चाहे एलोपैथिक हो या नेचुरल मेडिसिन हो। जब आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और शामिल करते हैं, तो फिर बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है कि आप ऐसे मसाइल से दो चार हों। तो यकीनन आज का पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।